नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त पूरे देश की निगाह एक विधानसभा क्षेत्र में लगी है। वो है छत्तीसगढ़ का पाटन विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुकाबला हो रहा है उनके अपने ही भतीजे विजय बघेल से। मामला काफी रोचक है। विजय बघेल इलाके के सांसद हैं और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वोटों से जीत कर आए हैं। चुनाव प्रचार थमने के पहले उन्होंने जिस तरह की रैली निकाली, जिस तरह से युवाओं का हुजूम देखने को मिला, उसके बाद ये चर्चा सरेआम हो गई है कि विजय बघेल का पलड़ा वहां काफी भारी है। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह भी है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सीएम भूपेश बघेल बहुत कम मौकों पर पाटन आए। इसे लेकर उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और उनके भतीजे विजय बघेल का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल को अहंकार हो गया है। 3 दिसंबर को जनता इसका जवाब देगी। वैसे पाटन में सांसद विजय बघेल की स्थिति मजबूत हो चुकी है। चाचा भूपेश बघेल और भतीजे विजय बघेल के बीच इसके पहले 3 बार मुकाबला हो चुका है, जिसमें 2 बार भूपेश बघेल और 1 बार विजय बघेल विजयी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ रोचक बात यह है कि कभी भी जीत का अंतर 9,500 वोटों से ज्यादा का नहीं रहा। इस बार हालात कुछ बदले हुए हैं। जिस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा है उससे नतीजे सबको हैरान कर सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री हैं प्रचार में अपेक्षाकृत कम आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? अब उनके पास पैसा है, पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब करोड़ों अरबों रुपया उसके पास है। ऐसा सोच रहा है कि पाटन की जनता को लोभ लालच देकर खरीद लेंगे जी। और उसमें लगे हुए हैं जी। तो पाटन की जनता स्वाभिमानी है जी। ईमान और धर्म को नहीं बेचती जी। ये बात साबित हो गई है। चुनाव प्रचार थमने के बाद अंधेरी रात में शराब और दूसरी सामग्रियां जो अब तक बढ़ती आ रही है वो बंटना शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच भिलाई से कुछ और ही तस्वीर सामने आई, जहां भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी का जब घोषणा पत्र बांट रही थी तब उनके साथ कुछ अप्रिय स्थिति हो गई। महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके विरुद्ध कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने न केवल भद्दे इशारे किए बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की की। इस मामले में कांग्रेस का विरोध इस बात को लेकर के था कि भाजपा के द्वारा मातारी वंदन योजना का फॉर्म क्यों बंटवाया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बांट रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कुछ इस तरह का मैनिफेस्टो है जो ये बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन में भी ये मैनिफेस्टो देख सकते हैं, जिसमें न तो अकाउंट नंबर है न तो आधार नंबर है। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर जरूर है। इसमें कहां कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है इसे समझना होगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें विचलित करने वाली है। यह तस्वीर भिलाई विधानसभा के पुराना खुर्सीपार इलाके की है। इसे बिहारी मोहल्ला कहा जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थी, जहां कांग्रेस के पार्षद भूपेंद्र यादव और उनके साथियों ने उनके साथ जो कुछ भी किया, पुलिस के साथ किस तरह की धक्का मुक्की हुई, वो आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा। आप अपना करो। महिला मोर्चा के जिले के पदाधिकारी जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं उस जगह जहां ये प्रचार प्रसार रुका हुआ था, वहां पहुंचते ही हमें वो षड्यंत्र समझ में आया और फिर से हम लोगों ने प्रचार प्रसार चालू किया। जैसे प्रचार प्रसार चालू किया, वहां के जो पार्षद हैं भूपेंद्र यादव और तथाकथित गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, वहां पे बहुतायत में उनको वहां पे हम लोगों को उन्होंने घेर लिया। उन्होंने घेर के हमसे झुम्मा झटकी की, हम लोगों से जो प्रचार प्रसार सामग्री थी और बलपूर्वक उसको छीनने का प्रयास किया। कुछ ऐसे ही हालात रायपुर के बैनर बाजार थाने के अंदर देखने को मिले, जहां सीएसपी को टेबल में चढ़कर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं की मारपीट और तनाव के हालात को शांत कराना पड़ा। रायपुर पश्चिम का इलाका है, जहां पूर्व मंत्री राजेश मूणत का मुकाबला है मौजूदा विधायक कांग्रेस के विकास उपाध्याय के साथ। चुनाव की ये सीधी टक्कर किस तरह से मारपीट और गुंडागर्दी में बदल गई, जिसे आप थाने के अंदर की तस्वीर को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में कैसे हालात हैं, जहां एक एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में
जबरदस्त चुनावी जंग चल रही है। मारपीट की एक और तस्वीर साजा इलाके से देखने को मिली, जहां कद्दावर मंत्री कांग्रेस के रविंद्र चौबे का मुकाबला है। बीरनपुर हत्याकांड में मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, वहां की एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां दावा किया गया कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से लौट रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर देवकर में हमला हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए। साहू समाज के इन 4 घायलों को लेकर प्रत्याशी ईश्वर साहू ने जनता से अपील की। उस अपील को समझने से पहले एक पीड़ित का दर्द भी आपको समझना होगा। हमन ह राजपुर के निवासी हन। हमन ह अमित शाह जी के रैली में साजा गे रहेन। वहां से वापस आते समय देवकर में कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ह गाड़ी ला रोकिस बीच रोड में। ओकर बाद में जस्ट गाड़ी रोकते ही पत्थर से राड से हमला करना चालू कर दी से। तो एमा हमन ह 4 आदमी बुरी तरह घायल हन। हमार ऊपर राड से, चाकू से और चूड़ा वगैरह बहुत सारा औजार से जानलेवा हमला करे है। नमस्कार, जय जोहार, जय श्री राम। मैं ईश्वर साहू आगे विधानसभा प्रत्याशी से बोला था। मूल लड़का की हत्या कर दी। एक कांग्रेस की गुंडागर्दी में मूल लड़का की हत्या कर दिए जाते। बोले आज तक न्याय नहीं मिली, इंसाफ नहीं मिली। मैं अपन न्याय की लड़ाई लड़ा था और जितना भी मोर साथ देवा थे, मोर पार्टी के, मोर जनता के, मोर साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता। लेकिन ये कांग्रेस के मन बखलाहट से हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता मन बखला गए, यहाँ तक के उतारू हो गए कि मोर साथ देवैया मन ला, जो मोर साथ देवा थे न्याय की लड़ाई में, मोर साथ देवा थे, उनके ऊपर हमला करा थे, जानलेवा हमला करा थे। चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो आम जनता का ध्यान राजनीति से दूर जाता है। आम लोग राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि कुछ प्रोफेशनल और कुछ बुरे लोग राजनीति में हावी हो जाते हैं, इसलिए अच्छे लोग अक्सर राजनीति से दूर कहीं चले जाते हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में वैशाली नगर विधानसभा से एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल करवाया गया, जिसमें दावा किया गया कि भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन अपनी ही पार्टी के लोगों के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। हमने इस बारे में पार्टी प्रत्याशी रिकेश सेन से भी बातचीत की और कुछ एक्सपर्ट को ये वीडियो दिखाया। दावा किया गया कि कोई स्टिंग ऑपरेशन है, लेकिन जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें लिप स्विंग कुछ अलग है, यानी होंठ कुछ और बोल रहे हैं और आवाज कुछ और आ रही है। इसमें कई जगह कट भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस वीडियो को देखकर समझ सकता है पीछे से वॉइस ओवर कुछ और चल रही है। जो प्रशांत है, उसके बाद क्या हुआ, प्रशांत अपना जड़ जमाते चला गया। फिर क्या हुआ कि ना ये अपना जड़ जमाते चला गया। प्रशांत अभी 10 साल से उसके साथ है। पूरा काम A to Z। अभी ऐसा धमाका किए नहीं लोग, भैया को बताऊंगा ना तो पैर तले जमीन खसक जाए। यह उस वायरल स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो का एक भाग है, जिसमें किसी प्रशांत का नाम लिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि प्रशांत एक भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, उनके पीए का नाम है। वैसे यह वीडियो जैसा कि टेम्पर्ड दिख रहा है साफ तौर पर, इसलिए हम इस वीडियो की विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं करते। जब इस तरह की तकनीकी त्रुटि के साथ वीडियो वायरल करवाया जाएगा, तब इसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह उठता है। हालांकि रिकेश सेन का कहना है कि इसमें अरुण जेटली जी का जिक्र किया जा रहा है, जिनकी मृत्यु 2019 में ही हो गई। अब जब 2023 में चुनाव है, तो ऐसे में आज के संदर्भ में ये वीडियो कहां तक जायज है। वैसे इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स से पोस्ट किया है, इसलिए संदेह यह जा रहा है कि कांग्रेस ने इस वीडियो को वायरल कराया है। हालांकि ऐसे वीडियो जारी करने वाले कभी भी दावा नहीं करते कि हमने ये स्टिंग ऑपरेशन वायरल कराया है। वैसे राष्ट्रबोध ने रिकेश सेन का एक अन्य स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो चलाया था, जिसके बारे में भी दावा किया गया था कि वो वीडियो भी बहुत पुराना है। आज के संदर्भ में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, इसे जनता भी खूब समझती है कि ऐन चुनाव के समय ही इस तरह के वीडियो क्यों जारी करवाए जाते हैं। वैसे जन सामान्य का यह भी मानना है कि किसी को अपनी पीढ़ियों के बारे में, यानी अपने पुरखों की जानकारी लेनी हो तो बस एक चुनाव लड़ ले, उनके प्रतिद्वंदी खोद कर उनके बारे में ऐसी जानकारी लाकर देंगे जो उन्हें खुद को भी नहीं पता है, और यहाँ तक उनके बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता है कि उनकी पीढ़ियों में कौन कौन था।
और तो और ऐसी तमाम वो पर्सनल बातें जो शायद कॉलेज या स्कूलों के दिनों में घटित हुई होगी, खोद खोद के प्रतिद्वंदी सामने लाते हैं। राजनीति के ऐसे छिछले स्वरूप के कारण ही आम जनता राजनीति से बचने की कोशिश करती है, जबकि ऐसे होना नहीं चाहिए। हमें डटे रहना चाहिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक बुरे लोग राजनीति में हमेशा हावी होते रहेंगे। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण का जब मतदान होगा, उससे पहले भिलाई नगर विधानसभा के एक जाने माने सीए पीयूष जैन ने भी एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो जानकारी दी, अपने परिजनों के बारे में जो जानकारी दी और 2023 में जो जानकारी दी, वो दोनों ही जानकारियां बेहद हैरान करने वाली है। पब्लिक डोमेन में उपलब्ध उनके घोषणा पत्र को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो निर्वाचन आयोग के समक्ष एक एफिडेविट की शक्ल में कोई भी प्रत्याशी देता है। पीयूष जैन जाने माने सीए है। वो अपने एडवोकेट अशोक शर्मा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ गहरी बातें जग जाहिर कर रहे थे। दरअसल पीयूष जैन को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने उन्हें पहले एक मानहानि का नोटिस दिया है। इस नोटिस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीयूष जैन कुछ इस कदर दे रहे थे। ये एक वकील के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसे देवेंद्र यादव जी ने अधिकृत किया है। वो लिखता है कि मेरे क्लाइंट की आय का मुख्य स्रोत यानी कि व्यापार, एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि कृषि और उससे संबंधित व्यापार। तो यदि ये एफिडेविट में कृषि और संबंधित व्यापार मुख्य व्यवसाय है, तो यहाँ पे सुपरविजन और मकान किराए के साथ कृषि का उल्लेख क्यों नहीं है चुनाव आयोग के समक्ष? देवेंद्र यादव जी के एफिडेविट के पृष्ठ क्रमांक 11 में चुनाव आयोग प्रत्याशी से पूछता है कि आपकी आय के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करें। ये चुनाव आयोग पूछता है कि अपनी आय के स्रोतों के बारे में ब्यौरा दें। पृष्ठ क्रमांक 11। यहाँ पे विधायक जी का एफिडेविट जिसने बनाया है, विधायक जी स्वयं लिखते हैं कि उनकी आय का मुख्य स्रोत है सुपरविजन, मकान का किराया, मानदेय, कोई चौथा स्रोत आदि इत्यादि नहीं लिखा है। अब मैं आपको स्क्रीन में वो दोनों ही एफिडेविट दिखा रहा हूं, जिसे खुद देवेंद्र यादव ने अपने नामांकन के दौरान एक शपथ पत्र के रूप में जारी किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही पेपर कोई गोपनीय पेपर नहीं है, न इन्हें आरटीआई से लिया गया है, बल्कि पब्लिक डोमेन में है, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध है, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सिर्फ 5 साल में किस तरह देवेंद्र यादव उनकी पत्नी की संपत्ति कई करोड़ बढ़ चुकी है। साल 2018 में देवेंद्र यादव ने अपनी चल संपत्ति 30,94,487 बताई थी। वहीं अपनी पत्नी श्रुतिका ताम्रकार की संपत्ति 20,76,101 बताई थी। यानी दोनों की कुल चल संपत्ति 51,70,588 बताई गई, जबकि देवेंद्र यादव की अचल संपत्ति 34,77,700 और पत्नी की आय शून्य दिखाई गई। जबकि 2023 में चौंकाने वाली जानकारी दी गई 2,79,00,000 की अचल संपत्ति, जबकि चल संपत्ति 1,40,43,029 रुपए और उनकी पत्नी श्रुतिका की आय बढ़कर 1,48,62,551 हो गई। सीए पीयूष जैन अपने वकील अशोक शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे कि विधायक देवेंद्र यादव के परिवार में सभी एक हैं। उसके बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को ही कर्ज दिया है। यानी दस्तावेजी साक्ष्य जो उपलब्ध है उसके अनुसार देवेंद्र यादव ने अपनी पत्नी श्रुतिका ताम्रकार को करोड़ों रुपए कर्ज दिया है। जब पति और पत्नी की आय एक मानी जाती है तो उसमें ऋण दिखाना समझ से परे है। ऐसी ढेर सारी विसंगतियों के बीच देवेंद्र यादव की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है वह यह है कि उनका खर्च कम है, उन्होंने अपनी पत्नी और परिजनों को कुछ आर्थिक मदद दी, तो इसमें क्या गलत है। दरअसल देवेंद्र यादव ईडी के रडार में है। कोल घोटाले में उनका नाम चार्जशीट में है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे तमाम आरोपों के बीच यदि कोई सीए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ऐन चुनाव से पहले कुछ जानकारी उपलब्ध कराता है, और जानकारी भी कुछ हैरान करने वाली है, जिसमें दावा किया गया कि यूपी के कौशाम्बी में उनकी जो पैतृक संपत्ति करीब 2.5 लाख की थी वो आज 5 साल बाद महज 80,000 की हो गई। ऐसी ढेर सारी जानकारी पीयूष जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे रहे थे, ठीक चुनाव के पहले दे रहे थे। इसलिए
चर्चा ज्यादा हो रही है। राजनीति को पहले से ज्यादा समझने वाली जनता पहले से जागरूक हो चुकी है। शुचिता का पालन हर कोई करना चाहता है। यदि कुछ विरोधाभास हो, कुछ भी शक की गुंजाइश हो, तो उसका सीधा असर जनादेश पे पड़ता है, मतदान के माध्यम से पड़ता है, प्रत्याशी की छवि पर पड़ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में हमेशा आना चाहिए, वरना राजनीति में हमेशा की तरह बुरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप सोच समझकर प्रत्याशी, पार्टी, विचारधारा, मैनिफेस्टो हर किसी को देखकर वोट जरूर करें। यदि आप ईमानदारी से वोट करेंगे तो 5 साल आपको पछताना नहीं होगा। देश और समाज के लिए मतदान जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।